नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1:30 बजे हम हर रोज आपके साथ मुखातिब होते हैं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से जुड़ी हुई तमाम पहलुओं को लेकर। और हमारी नजर लगातार बनी हुई है ना केवल खाड़ी के हालात पर, बल्कि उसका जो पूरा का पूरा असर है इस वक्त हम अगर देखें दुनिया भर के जियो पॉलिटिक्स पर, जो समीकरण बन रहे हैं, और इसने भारत की भी खास करके चुनौतियां जो हैं वो बढ़ा दी है। उस पर मैं बातचीत करूंगी, मेरे साथ खास मेहमान भी होंगी। लेकिन तुरंत एक छोटा सा अपडेट दे दूं आपको। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची की है, जो आपको पता है कि 3 देशों के दौरे पे निकले थे। पाकिस्तान गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि हम अमेरिकी डेलीगेशन से मुलाकात नहीं करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप इंतजार करते रह गए कि ईरानियंस एक बार फिर से शायद इस्लामाबाद टॉक्स के लिए हामी भरे। वैसा नहीं हुआ, तो तिलमिलाए हुए ट्रंप ने कहा कि हमने एक तरफा जो है अपने प्रतिनिधियों को भेजने से इनकार कर दिया है, हमने कैंसिल कर दिया है। वहां से अरागची गए मस्कट यानी कि ओमान, और उसके बाद पहुंचे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, जहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में मुलाकात की है। और इस ईरान युद्ध में निश्चित रूप से पाकिस्तान भले ही एक मध्यस्थता की भूमिका में हो, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हो, लेकिन बिहाइंड द सीन्स रूस, चीन, तुर्की, तमाम ऐसे देश हैं जो बहुत जरूरी भूमिका निभा रहे हैं। अब इन सब के बीच में हमने क्यों कहा कि ये युद्ध भारत की पशुपेश उसकी चुनौतियों को बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी भारत काफी क्रिटिसिज्म फेस कर चुका है अपनी पोजीशंस को चेंज करने के लिए। ये देखा गया कि शुरुआती रूप में ऐसा लगा कि भारत ने इजराइल का साइड चुन लिया, ईरान के साथ परंपरागत रिश्तों को कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन बाद में जो भारतीय लोगों का प्यार उमड़ा और सॉलिडारिटी जो दिखाया इंडियंस ने, उसके बाद रिश्तों में कुछ रीसेट हुई वापस से ईरान में। लेकिन इस साल भारत चेयरमैनशिप भारत की है ब्रिक्स की, जो कि आपको पता है कि इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ग्रुपिंग है ओरिजिनली, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका थे। लेकिन आज की तारीख में इसकी एक्सपेंशन हो चुकी है 2024-25 में, तो कुल मिलाकर इसमें 11 सदस्य देश हैं। और ये जो डिफरेंसेस हैं ये भारत की प्रेसिडेंसी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं। सुहासिनी हैदर मेरे साथ जुड़ रही हैं, डिप्लोमेटिक अफेयर्स एडिटर द हिंदू, और उनकी अभी एक दिन पहले ही एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी कि किस तरीके से अभी भारत की जो, क्योंकि आपकी शिखर वार्ता के पहले आपको पता है कि बहुत सारे लेयर्स ऑफ मीटिंग्स होते हैं अलग अलग स्टेज पर, तो जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए थे, ईरान और यूएई के बीच में इतना ज्यादा ध्रुवीकरण देखने को मिला, एक जॉइंट आउटकम नहीं निकल सका इस मीटिंग से। सुहासिनी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो दर्शकों को अगर हम ये समझा सके कि ये ब्रिक्स फोरम की रेलेवेंस आज की तारीख में कितनी है। हम इसको कहते हैं ग्लोबल साउथ, एक साउथ साउथ कोऑपरेशन करते हैं, 40% ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जियोपॉलिटिकली क्या है अहमियत ब्रिक्स की आज की तारीख में? नमस्ते स्मिता, और शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। ब्रिक्स की आज मुझे लगता है ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जो दूसरे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज, वो लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप देखो नेटो में इतनी अनबन है, एक तरफ G7 में अब तकरार हम देख रहे हैं मैक्रॉन और यूएस के बीच में, और बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के साथ अभी मतलब सहमति नहीं है उनकी कि इस युद्ध में अमेरिका ने जो जो कदम लिए हैं। इसी मामले में अगर आप भारत की तरफ से देखें, भारत G7 का एक हिस्सा नहीं है, G20 का हिस्सा है, लेकिन वो काफी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, और मैं 2000 की बात कर रही हूँ, जब डेवलप्ड इकोनॉमीज एक साथ आई थी और इमर्जिंग इकोनॉमीज जो जिनको बुलाया जाता था, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो एक हमारे मतलब सारे निर्णय वो ही ले ले वर्ल्ड के बारे में। और जब ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी 2000-2001 में, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना इकट्ठे हुए थे, क्योंकि एट दैट टाइम वो सबसे इमर्जिंग इकोनॉमीज माने जा रहे थे। फिर बाद में साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ गया, और जो निकला ब्रिक्स में से, ये 5 जो देश थे, वो एक अल्टरनेटिव ग्रुपिंग की तरह से निकला। और भारत, आपको याद है, हर तरफ से नॉन अलाइंड रहता था, और उसको भारत की ये मतलब खूबी थी कि सारे ग्रुप्स का एक हिस्सा बनकर भी वो उसको एक तरफ या दूसरी तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। तो आई थिंक ब्रिक्स की जो अहमियत तब थी वो एक इमर्जिंग इकोनॉमीज की ग्रुपिंग से थी। अब पिछले कुछ साल में जब से ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है 2024 के बाद, उसमें 5 और देश जुड़ गए हैं। एक 11वां देश जो सऊदी अरेबिया है,
अभी तक सऊदी अरेबिया ने निर्णय नहीं लिया है कि वो शामिल होगा या नहीं, हालांकि उसको मेंबरशिप ऑफर की गई है। तो ये देश कौन से हैं? इजिप्ट, यूएई, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। ये भी ऐसे इकोनॉमीज हैं या तो एनर्जी में स्ट्रांग है या इकोनॉमी में स्ट्रांग है, जो उभर रहे हैं अभी। इन सबको अगर आप मिलाकर देखें तो ज्यादातर ऐसे देश हैं जो ग्लोबल साउथ नहीं, लेकिन काउंटर वेस्टर्न नैरेटिव से जुड़े हुए हैं। शायद यूएई एक एक्सेप्शन है, लेकिन और जो देश हैं वो काउंटर वेस्टर्न नैरेटिव से जुड़े हुए हैं। तो भारत का ब्रिक्स में रहना उतनी उसको अहमियत देता है जितना उसका क्वाड में रहना, फॉर एग्जाम्पल, जो एक वेस्टर्न ग्रुपिंग है। और ये जो बैलेंसिंग भारत करता आया है 2017 के बाद ब्रिक्स और क्वाड के बीच में, मुझे लगता है उसमें भी ब्रिक्स का एक काफी मतलब बड़ा रोल बना है। फाइनली ये एक ऐसी आई थिंक भारत की जो चेयरपर्सनशिप है इस साल अब आ रही है, जब भारत के कूटनीति पे, उसके फॉरेन पॉलिसी पे एक सवालिया चिन्ह है, जहां पर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भारत का नेबरहुड के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान की तुलना में भारत का एक छोटा रोल रह गया है पीस मेकिंग में। उस तरह से लोग जब सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं भारत के कूटनीति पे, तब भारत का ब्रिक्स होस्ट करना उसकी एक अहमियत है, जहां शी जिनपिंग और पुतिन और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो और ईरान के भी प्रेसिडेंट, ये सब इकट्ठा आ सकते हैं दिल्ली। तो जैसे हमने 2023 में देखा था जब G20 हुआ था, उसी तरह से मुझे लगता है ये ब्रिक्स भी एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन जब आपने G20 का जिक्र किया सुहासिनी, G20 हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के साये में हुआ था, और उस दौरान भी हमने देखा था कि बहुत डिफरेंसेस विद इन द ग्रुपिंग आ गई थी। लेकिन ये था कि भारत ने भले ही रूस को कैटेगोरिकली कंडेम नहीं किया हो यूक्रेन इन्वेजन के लिए, फिर भी भारत की भूमिका पर उतने सवाल खड़े नहीं हो रहे थे। लेकिन आज की तारीख में ये बैठक एक ऐसे वक्त पे हो रही है, ब्रिक्स की बैठक, जहां खुद भारत की भूमिका पर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे आपने भी मेंशन किया। और आपकी रिपोर्ट में भी आप कहती हैं कि इजराइल फिलिस्तीन को लेकर एक तरफ ईरान और यूएई के बीच में मतभेद है, दूसरा इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भी जो है भारत चाह रहा है कि जो भाषा हो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया जा सके। तो क्या इंडिया ने लूज कर दिया है अपने उस, हम उसको न्यूट्रलिटी कह ले या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह ले, क्या उसमें उस परसेप्शन लॉस हुआ है कि वो नहीं है, इंडिया अलाइंड है इन अ सर्टेन वे, और किस तरीके से लैंग्वेज डाइल्यूट करना चाह रहा है भारत स्टेटमेंट में? देखिए स्मिता, 2017 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे जो उन्होंने इजराइल का दौरा किया था, उसके बाद हमने देखा है लगातार भारत का जो मल्टीलैटरल फॉर्मेट्स पे, इंटरनेशनल फॉर्मेट्स पे जो स्टांस हुआ है, रवैया हुआ है इजराइल के तरफ, हमने देखा एक शिफ्ट है इसमें। एक क्लियरली भारत अब इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहती है। भारत इजराइल को अपना एक पार्टनर मानती है, और स्पेशली मैं कहूँगी कि इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने बयान दिए हैं और जो उन्होंने कनेसेट में बोला इजराइल में फरवरी, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो मानते हैं कि इजराइल और भारत कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है इस सरकार के लिए। अब तक हमने जो देखा था कि भारत के यूएन में जो वोट्स थे, फॉर एग्जांपल, जहां पहले भारत पैलेस्टीन के समर्थन में वोट देता था, कुछ ऐसे वोट्स अब निकल गए हैं जहां पे भारत ने अब्सटेन किया था। जैसे गाजा पे सीज फायर के लिए भारत ने लगातार अब्सटेन किया यूएन के वोट से। इसमें भारत शायद इजराइल और अमेरिका के साथ ही दो ऐसे देश थे जो ऐसे वोट कर रहे थे, शायद एक आध और होंगे, अर्जेंटीना वगैरह। लेकिन ये एक अब स्पष्ट पोजीशन बन गया भारत का। अब हम देख रहे हैं कि जो मल्टीलैटरल फॉर्मेट्स में भारत नेगोशिएट कर रहा है, वहां पर भी एक प्रयत्न है कि भाषा को बदल दिया जाए। पिछले साल में फॉर एग्जांपल जब ब्रिक्स का समिट हुआ था, तो ब्राजील में 5 या 6, मुझे याद नहीं है, ऐसे पैराग्राफ्स थे
जो बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ से उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मेंबर्स कंडेम इजराइल्स एक्शंस, ब्रिक्स मेंबर्स कॉल ऑन इजराइल टू स्टॉप द वायलेंस, और जो टू स्टेट थ्योरी पे उन्होंने कहा कि वी सपोर्ट द टू स्टेट सोल्यूशन ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन लिविंग साइड बाय साइड, एक साथ इजराइल और पैलेस्टाइन रहेंगे विथ ईस्ट जेरूसलम एज द पैलेस्टीनियन कैपिटल। ये एक बहुत पुराना मतलब भारत का भी पोजीशन था कि ईस्ट जेरूसलम जो पैलेस्टाइन क्लेम करती है वो एक सोल्यूशन का पार्ट होगा पैलेस्टाइन के साइड पे, और इजराइल इसके खिलाफ है क्योंकि इजराइल कहता है कि पूरा जेरूसलम उन्हीं की राजधानी है। तो यहाँ पर 2017 के बाद भारत ने बायलैटरली तो ये इस्तेमाल करना बंद कर दिया था ईस्ट जेरूसलम का, लेकिन मल्टीलैटरल फॉर्मेट्स में भारत ने 2025 तक साइन किए थे। बहुत सारे ऐसे अग्रीमेंट्स थे ब्रिक्स पे, एससीओ में, और यूएन के काफी ऐसे रेजोल्यूशन थे जहां पर ईस्ट जेरूसलम का जिक्र था। इस बार हमने देखा कि जनवरी में जब अरब लीग समिट हुआ और अब ब्रिक्स के निगोसिएशन में, अभी तो निगोसिएशंस ही हो रहे हैं और भारत का जो ये प्रस्ताव था इसको पारित नहीं किया गया, दूसरे जो देश थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखा जाएगा कि आने कुछ महीनों में भारत क्या ब्रिक्स का प्रपोजल निकालती है। लेकिन जो हमें बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, लेकिन काफी सारे ऐसे सूत्र थे जो कमरे में थे, और जो हमने टेक्स्ट का देखा है उसमें भारत 3 ऐसे अमेंडमेंट्स चाहती थी। एक कि ईस्ट जेरूसलम का जिक्र ना हो, दूसरा कि इजराइल के खिलाफ शब्द जो हैं उनको थोड़ा सॉफन किया जाए, और तीसरा था कि इजराइल का जिक्र बहुत जगह से निकाल दिया जाए, अगर यूज भी करना हो तो एक ऐसा टर्म जैसे ऑक्यूपाइंग फोर्स यूज किया जाए, लेकिन इजराइल को के नाम से नहीं बुलाया जाए। हमने जो देखा था उसमें जैसे पैलेस्टाइन पे था कि हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को कंडेम करते हैं, मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में हम बहुत चिंतित हैं, लेकिन ये नहीं कि किसने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कौन जिम्मेदार है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए। तो इस तरह से आई थिंक भारतीय जो अधिकारी थे वो इस लैंग्वेज को बदलना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम हुए। और मैं जरूर मानती हूं कि वैसे भी ब्रिक्स का शायद एक कंसेंसस मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूएई एंड ईरान दोनों सदस्य हैं ब्रिक्स के, और दोनों अब आमने सामने हैं, और दोनों के बीच में बहुत लड़ाई मतलब चल रही थी वहां पे ब्रिक्स के ये मीटिंग में। ईरान चाहता था कि ऐसा स्पष्ट लैंग्वेज हो जहां पे यूएस और इजराइल के खिलाफ बोला जाए और ईरान के खिलाफ इतना सारा ना बोला जाए, और यूएई ऑब्वियसली चाहता था कि ईरान पे कड़ी निंदा हो कि एक ब्रिक्स मेंबर ने दूसरे ब्रिक्स मेंबर पे हमला किया है। तो उन दोनों के बीच में शायद वैसे ही कोई रेजोल्यूशन ना होता, लेकिन जो भारत ने प्रस्ताव दिया ये बदलाव के लिए, उसके भी वजह से कोई भी फिर स्टेटमेंट नहीं निकल पाया। तो ऐसे में सुहासिनी, निश्चित रूप से ये भी सवाल बनता है कि अब जब फाइनली जब प्रेसिडेंसी हम होस्ट करेंगे तो आप सबसे बड़ी चुनौती में, जैसा आपने कहा कि सहमति बन पाना तो मुश्किल है, लेकिन चूंकि जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ब्राजील, रशिया, चाइना, ये सब सिमिलरली अलाइंड हैं, तो क्या भारत एक तरीके से अलग थलग दिख रहा है ब्रिक्स में? यूएई बस है, लेकिन as one of the major founding partners के रूप में क्या ऐसा लग रहा है कि भारत थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया है इधर ब्रिक्स में? आई थिंक स्मिता क्या हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में, और बल्कि मैं कहूँ कि पिछले साल से, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट होके अमेरिका में राष्ट्रपति बने हैं, तब से हमने देखा है कि पूरे ग्लोब में उथल पुथल मची है कि सारे जो देश हैं उनके जो भी फॉरेन पॉलिसीज के जो प्रिंसिपल्स थे वो अब चैलेंज हो रहे हैं, और भारत के साथ भी यही हुआ है। भारत का जो एक फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल था कि यूएन चार्टर को फॉलो करना चाहिए, हालांकि जब यूएस और इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ये जो यूएन के चार्टर के खिलाफ था जून में, और इस साल भारत ने कुछ नहीं कहा, उनके खिलाफ कोई निंदा नहीं की। भारत का ये भी मानना है कि वो नॉन अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी
से काम करता है, लेकिन जब जब अमेरिका ने सैंक्शंस डाले हैं भारत पे, तब तक ऐसा लगा है कि भारत मान गया है, थोड़ा सा झुक गया है उसमें। तो इस सिलसिले में मुझे लगता है कि ये जो ब्रिक्स में बातचीत हुई थी, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि भारत अपने सिद्धांतों से थोड़ा हटके अब काम कर रहा है। अगर वो सिद्धांतों से हटके काम कर रहा है, तो जिन जिन रिलेशनशिप्स में भारत शामिल था, जिन जिन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में भारत शामिल था, शायद उसका भी एक रिवीजन होगा। लेकिन अभी तक हमने जो सुना है, भारतीय सरकार ने हर बार जब हमने उनसे पूछा है कि आपका क्या रवैया बदल रहा है, क्या भारत की कूटनीति बदल रही है, उन्होंने कहा कि वी आर पोजीशन ऑन पैलेस्टाइन इज कंसिस्टेंट, आर पोजीशन ऑन द यूएन इज कंसिस्टेंट। तो मानने को तैयार नहीं है कि ये जो चीजें हो रही हैं, जो स्टेटमेंट्स में जो बदलाव लाया जा रहा है, कि उससे एक्चुअल नीति पे कोई प्रभाव आ रहा है या नहीं। और आपने जैसे पहले भी कहा था कि पहले कुछ दिनों में जब युद्ध शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा था कि भारत एक तरफ हो गया था, सिर्फ इजराइल और यूएस के साथ था। उसके बाद हमने देखा कि भारत थोड़ा थोड़ा करके फिर ईरान से बातचीत हुई, दूसरे गल्फ कंट्रीज से बातचीत हुई, और फिर भारत एक सेंट्रिस्ट पोजीशन में आ गया जहां सबसे बातचीत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि कोशिश हो सकती है भारत को या भारत के किसी सरकार को कि कूटनीति को पूरी तरह से बदल दें, लेकिन ये अक्सर नाकाम हो जाती हैं। और भारत का आप जैसे कह रहे थे कि भारत अकेला पड़ गया है, मुझे लगता है भारत नहीं अकेला पड़ गया है, लेकिन इस तरह की नीति, ऑब्वियसली अगर आप एक ग्लोबल साउथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो इस तरह की नीति उनके साथ तो जमेगी नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत आइसोलेट हो रहा है। ठीक है, आखिरी दो सवाल जो लार्जर इश्यू से जिससे मैंने शुरुआत की, सुहासिनी, जो अराक्ची के विजिट हुए हैं पाकिस्तान, मस्कट, फिर रशिया में आज वो पुतिन से उन्होंने मुलाकात की है कल। ईरान की तरफ से अब कहा जा रहा है कि एक नया मसौदा वापस से अमेरिका को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि हम हॉर्मुज पर बातचीत करने को तैयार हैं, परमाणु पर कार्यक्रम पर बातचीत हम बाद में करेंगे, एट अ लेटर स्टेज करेंगे, अभी भरोसा नहीं है। Where do you see, इस्लामाबाद टॉक्स तो नहीं हो रही है, वहां तो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को लिफ्ट अप कर लिया गया है, होटल्स को, प्रेमिसेस को ओपन कर दिया गया है। टॉक्स की कोई आसार आपको नजर आ रहे हैं? आई थिंक पिछले राउंड के कोलैप्स होने के बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं किसी को भेज नहीं रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है लेकिन हम यहाँ पर हैं, आपको, आपके पास हमारा फोन नंबर है, आप कभी भी प्रस्ताव दे सकते हैं और हम बातचीत कर सकते हैं। अब निर्णय बस यही लेना है कि क्या अमेरिका अपना ब्लॉकेड जो हॉर्मुज स्ट्रेट के एंड पे है, सी ऑफ ओमान पे है, वो क्या लिफ्ट करेगा। उसके बाद ईरान ने कहा है कि हम भी शिप्स को आने जाने देंगे हॉर्मुज स्ट्रेट में, लेकिन थोड़ी सी निगरानी तो ईरान करेगा इस पे। तो ये ही निर्णय अब सबसे बड़ा बन गया है। पहले अगर आप देखें फरवरी 28 पे जब हमले हुए थे, तब सब कुछ इसी पर निर्भर था कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स गवा देगा, क्या ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर देगा, क्या ईरान अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करना बंद कर देगा। अब आई थिंक मामला यहाँ पर आ गया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का जो मसला है उसको पहले हल किया जाए, क्योंकि इतने लोगों को, इतने देशों में, भारत में भी इतनी पीड़ा सहनी पड़ेगी अगले कुछ महीनों में, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ है। तो ये एक प्रायोरिटी बन गया है इसको रिजॉल्व करना। तो जो ईरान का प्रस्ताव था उसमें था कि न्यूक्लियर इश्यूज हम बाद में बातचीत कर लेंगे, लेकिन पहले हॉर्मुज का मसला हम हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं कहूंगी एक बात है स्मिता, कि ईरान भी मान जाए, अमेरिका भी मान जाए और वो हॉर्मुज स्ट्रेट को भी कह दें कि अब ये सब खुला है, फिर भी फरवरी 28 पे जो स्थिति थी वहां जाना आज भी मुश्किल है, क्योंकि शिपिंग इन पे निर्भर नहीं है, जियोपॉलिटिक्स पे निर्भर नहीं है, शिपिंग इंश्योरर्स पे निर्भर है। और हालांकि जो शिप्स वहां पे, जो जहाज वहां पे अभी फंसी हुई हैं, उनको निकालने में इस तरह का सीज फायर या इस तरह का अग्रीमेंट कामयाब होगा। और देखिए स्मिता, अगर यूएस भी मान जाए, अपना ब्लॉकेड निकाल दे, ईरान भी मान जाए कि अब जहाज खुशी से जा सकते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में,
फिर भी इंश्योरर्स नहीं मानेंगे। और हालांकि जो भी जहाज अभी हॉर्मुज स्ट्रेट में हैं उनको तो निकालने के लिए बहुत कोशिशें जारी हैं, लेकिन जब नए शिप्स को आना होगा, जब नए जहाज़ों को, नई कार्गो को वहां से भेजना होगा, तब इंश्योरर्स ये देखेंगे कि क्या ईरान उनको कोई सिक्योरिटी गारंटी दे रहा है, हर शिप के लिए क्या परमिशन मिल रही है उनको जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह ये ईरान की निगरानी में रहेगा। तो वो जो पुरानी वाली स्थिति थी उस पर हम वापस नहीं जा सकते हैं। अब अभी हमने देखे हैं कि काफी तरह के ऐसे उपाय हैं जिनसे ये हॉर्मुज स्ट्रेट खुल सकता है। या तो अमेरिका इनको खोल दे और एक हमला वहां पर ईरान पे कर दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को फोर्सिबली खोल दे। दूसरा, ईरान बातचीत से मान जाए। तीसरा, ईरान ने ये प्रस्ताव दिया था कि ईरान और ओमान, जो हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे जो नैरो प्लेस है, जो सबसे वहां पे नजदीक आते हैं ईरान और ओमान, वहां पे 22 मील का शायद फासला है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ के तहत, हालांकि मुझे इतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के तहत 15-15 माइल हर देश का इंटरनेशनल वाटर्स होता है। तो उन्होंने कहा कि और सब जो हॉर्मुज स्ट्रेट में है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स है, हम उनको जाने देंगे, लेकिन इस जगह पे जहां पे ओमान की चोटी है और ईरान बहुत नजदीक आ जाता है, वहां पे ईरान और ओमान एक जॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम अपनाएंगे। क्या इस पे कोई रजामंदी होगी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब दिलचस्प बात है कि अरागची जब पाकिस्तान गए, उसके बाद ओमान गए, फिर ओमान से फिर पाकिस्तान गए और फिर उसके बाद मॉस्को गए। तो इसका मानना है, मतलब होगा कि ओमान भी अब इसमें किसी तरह से शामिल है कि क्या किस तरह की पीस प्रपोजल या समझौता निकल सकता है इसमें से। एक लास्ट आपसे सवाल लूंगी, लेकिन उसके पहले, क्योंकि अभी एक और कोशिश जारी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जो हम देख रहे हैं यूके, फ्रांस जैसे देश जिनको लीड कर रहे हैं, 30 से 40 मुल्क इसमें जुड़ रहे हैं। कभी मिलिट्री लेवल पर बातचीत हो रही है, कभी डिप्लोमेटिक स्तर पर बात हो रही है। भारत के डिप्लोमेट योजना पटेल ने अभी यूएन में एक बयान दिया है। एक छोटा सा क्लिप प्ले करती हूँ और आपसे लास्ट रिएक्शन। At the outset, I take this opportunity to congratulate Bahrain on assuming the UNSC presidency this month, an open and rules-based maritime order in accordance with the principles of UNCLOS. In this regard, India supports adherence to international law, especially the United Nations Convention on the Laws of the Sea, as the foundation for maintaining freedom of navigation, while emphasizing unimpeded lawful commerce. Since the major share of global energy supplies and international trade is carried out through international waterways, any threat to critical waterways in the maritime domain has serious implications for international peace and security and global trade. As a major trading nation, India strongly deplores the recent targeting of commercial shipping through the Strait of Hormuz and the endangerment of innocent civilian crew members. Such actions have resulted in the tragic loss of precious lives of Indian seafarers and are unacceptable. India reiterates that freedom of navigation and global commerce through the Strait of Hormuz must be fully respected in accordance with international law and urges that safe and unimpeded maritime passage be restored at the earliest. तो ये आपने देखा, इंडिया की तरफ से काफी कड़ा जो है बयान दिया गया है। हालांकि इंडिया ने जब आइरिस डेना को टारगेट किया गया था इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडियन ओशन रीजन में, अमेरिकन सबमरीन के जरिए, उसमें कोई बयान नहीं दिया था। तो सुहासिनी, आखिरी सवाल, इस वक्त इंडिया की आपको पोजीशन क्या नजर आ रही है जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन बाकी 30-40 मुल्कों के कोऑर्डिनेशन का सवाल है? विक्रम मिस्री ने एक पहले दौर के बातचीत को अटेंड किया था वर्चुअली, जो फॉरेन सेक्रेटरी है। व्हाट इज आवर पोजीशन ऑन दिस नाउ मूविंग फॉरवर्ड? स्मिता, आधिकारिक तौर पे जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछते हैं तो वो हर बार यही कहते हैं कि वी आर फॉलोइंग ऑल डेवलपमेंट्स। तो अभी भारत ने अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसी फोर्स का एक भागीदार होगा या नहीं। हालांकि ऑब्वियसली पिछले सालों में जब यहाँ पे पायरेसी का मामला था या हुतीज ने अटैक शुरू किए थे बाब अल मंदेब स्ट्रेट में, तब भारत ने अपनी नेवल शिप्स को वहां पर भी भेजा था। तो एक जो इंटरनेशनल कोई ग्रुपिंग होगी, शायद भारत उसमें एक भागीदार होगा। अगर वो यूएन के तहत होगा तब भी शायद भारत शामिल होगा। लेकिन अभी तक भारत ऐसे किसी ऑपरेशन में शामिल नहीं होना चाहता है जहां पे किसी तरह से
जोर लगाया जाए या ईरान पे फोर्स लगाया जाए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर फोर्स की बात है तो यूएस की नेवी वहां तैनात है। वो अगर ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो यूएस की नेवी एक अच्छी पोजीशन में है ये करने के लिए। और जहां तक फ्यूचर की बात है, तब मैं कहूंगी कि एक बार एक समझौता आ जाए यूएस और ईरान के बीच में, तब हॉर्मुज का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उनको न्यूक्लियर भी देखना पड़ेगा, ईरान को जो रेपरेशन चाहिए, सैंक्शंस पे बातचीत करनी पड़ेगी, और भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन हॉर्मुज का मसला पहले ही रिजॉल्व होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुहासिनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे मैं दर्शकों को लगातार याद दिला रही हूँ कि प्लीज आप लोग ये जरूर बेसिक बात को याद रखें कि 28 फरवरी के पहले हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई दिक्कत नहीं थी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन था। ये दिक्कत शुरू हुई है ईरान युद्ध के बाद में, जिसको यूनिलैटरली शुरू किया इसराइल ने, और उसमें साथ जुड़ा अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए। बहरहाल, ये ब्रिक्स को लेकर और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कुछ बातें सुहासिनी हैदर के साथ हमने रखी। बहुत शुक्रिया सुहासिनी आपका, और दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब।